साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। दोस्तों ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर होगा और इस चैप्टर का ये पहला वीडियो होगा। इस चैप्टर का आपको सेकंड वीडियो भी मिल जाएगा। आधे चैप्टर को हम आज कवर करेंगे और आधे चैप्टर को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि साइंस क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं तथा रासायनिक अपक्रिया क्या होती है और इसका हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है। इन सभी का हम आज क्या करेंगे, विधिवत अध्ययन करेंगे गहनता से। तो चलिए बच्चों तैयार हो जाइए आज के नए टॉपिक के लिए। तो रेडी हैं आप लोग? चलिए, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, जिसमें आपका पहला हेडिंग है रासायनिक समीकरण, सॉरी साइंस, जिसमें आपका फर्स्ट हेडिंग है साइंस क्या है, साइंस किसे कहते हैं। तो साइंस विज्ञान की वह व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन और प्रयोग तथा तर्क और प्रमाण के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान हमें प्राकृतिक घटनाओं, पदार्थ प्राकृतिक घटनाओं, पदार्थ, ऊर्जा तथा ब्रह्मांड को समझने में क्या करता है, मदद करता है। तो विज्ञान क्या है दोस्तों? विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है जो अवलोकन, प्रयोग, तर्क और प्रमाण के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यह हमें प्राकृतिक घटनाओं, पदार्थ, ऊर्जा, जीवन और ब्रह्मांड को समझने में क्या करता है, मदद करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं भी हैं, जिसमें आपका विज्ञान का मतलब ही होता है अवलोकन करना, किसी भी वस्तु या घटना का अवलोकन करना, उसकी जांच करना तथा उसके बारे में तर्क और वितर्क करना तथा उसका एक प्रमाण निकालना, उसका तथा उसका व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है दोस्तों, विज्ञान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान का उद्देश्य केवल जानना ही नहीं बल्कि जीवन को क्या होता है, बेहतर बनाना होता है। विज्ञान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? केवल जानना ही नहीं बल्कि जीवन को क्या होता है, बेहतर बनाना। अगर आज हमारे जीवन में क्रांति आई है तो उसका देन क्या है दोस्तों? साइंस ही है। विज्ञान की वजह से आज हमने कुछ ऐसी चीजें थी जो असंभव थी, आज उसको हमने या हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, संभव करके दिखाया है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा जो पहला नहीं सेकंड हेडिंग है, केमिस्ट्री क्या है, यानी रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान की परिभाषा समझने के पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि रसायन विज्ञान क्या है। ये विज्ञान की ही एक शाखा है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, इसमें आपका एक शाखा क्या है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान अगर देखा जाए तो विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ की संरचना, उसके गुण तथा उसके परिवर्तन और आपसी क्रियाओं का क्या करता है दोस्तों, अध्ययन करता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे परिवर्तित लिखा है, ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह विज्ञान जो पदार्थ की संरचना, गुणधर्म व परिवर्तन तथा उसकी आपसी क्रियाओं का क्या करता है दोस्तों, अध्ययन करता है। केमिस्ट्री में हमें समझने में अगर देखा जाए तो मदद करती है कि अगर इनके बिना रसायन क्या है, संभव नहीं था। जिसमें आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान की वजह से क्या हुआ, दवाइयों का निर्माण हो सका, उर्वरकों का निर्माण हो सका, प्लास्टिक कपड़ों का निर्माण हो सका, ईंधन का प्रयोग करते हैं वो भी रसायन की देन है, रंग, साबुन, डिटर्जेंट, ये सभी किसकी देन है, उसी की देन है, यानी रसायन की देन है। पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो हम प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिन तरीकों का या कह सकते हैं जिनका प्रयोग करते हैं, जिन पदार्थों का, वो क्या है, वो भी रसायन की देन है। अर्थात हम कह सकते हैं संक्षेप में दोस्तों कि रसायन विज्ञान हमारे आसपास के हर पदार्थ और उसकी हर क्रिया को जानने का क्या है, विज्ञान है, जो हमारे जीवन को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। दोस्तों क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान हमारे आसपास के हर पदार्थ और उसकी हर क्रिया को जानने का विज्ञान है, जो हमारे जीवन को क्या करे, बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए। दोस्तों साथियों आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजिंग एंड फिजिकल चेंजिंग क्या होता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ देखेंगे दोस्तों रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर। तो रासायनिक परिवर्तन हम समझ लेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं।
जबकि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल वही पदार्थ होता है और अपनी अवस्था को क्या करता है, बदल लेता है। अगर इसमें देखा जाए तो यह क्या होता है दोस्तों, यह परिवर्तनीय होता है, जबकि यह क्या होता है, यह परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय होता है, और यह क्या होता है, परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय से समझेंगे कि अपरिवर्तनीय का मतलब होता है कि वह अपनी पुनर्वस्था को दोबारा नहीं प्राप्त कर सकता। कौन? रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पुनर्वस्था को नहीं प्राप्त कर सकता, जबकि भौतिक में क्या होता है, उलटनीय होता है, वह अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त कर सकता है। इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा या प्रकाश गैस भी निकलता है दोस्तों। और इसमें ऊर्जा का क्या होता है, इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन बहुत कम या ना के बराबर होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें देखेंगे आप कि इसमें रासायनिक बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना शामिल होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, केवल अणुओं या कणों की स्थिति क्या होती है, बदल जाती है। इसके गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है, यानी जैसे रंग, गंध और ताप भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें सामान्यता मूल अवस्था में क्या करते हैं, लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता, और इसको क्या करते हैं, लाया जा सकता है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ के रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वह अपनी पुनर्वस्था को नहीं प्राप्त कर सकता, जबकि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी पुनर्वस्था को प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में गंध, ताप और रंग भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसको पुनर्वस्थाओं में लाया जा सकता है, भौतिक को नहीं लाया जा सकता। अगर उदाहरण में देखा जाए तो उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण आप देख रहे हैं दोस्तों, किसका? लकड़ी का जलना, लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना और अंडे का पकना। ये सारी क्रियाएं होने के बाद वह दोबारा पुनरावस्था में नहीं हो जा सकता, क्योंकि लकड़ी जल गया, दोबारा वो उस रूप में नहीं जा सकता। दही बन गया तो दूध नहीं बन सकता दोबारा। लेकिन इधर वाली अगर क्रियाएं आप देखेंगे तो बर्फ पिघल गया है तो फिर भी उसको हम क्या करते हैं, जमा के बर्फ बना लेंगे। पानी का उबलना, उसको गैस को हम ठंडा करके फिर पानी बदल सकते हैं। ऐसे धातु को भी हम फिर मुड़ गया है उसको सही कर सकते हैं। और यहाँ पे वो चीनी का पानी में घुलना, इसको भी हम आराम से अलग कर सकते हैं। याद रखें, जहाँ नया पदार्थ बनेगा वहाँ कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जहाँ स्थिति केवल बदले वहाँ पे कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। आगे बढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया। अगला हेडिंग आपका है रासायनिक अपक्रिया दोस्तों। रासायनिक अपक्रिया में हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन जो है कि जो पदार्थ होता है रासायनिक अपक्रिया कैसे करता है। अगर परिभाषा देखें तो रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है, रासायनिक अपक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर, कितने, एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ यानी उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोस्तों अब यहाँ अभिकारक उत्पाद नहीं बोलेंगे, बस इतना जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में पदार्थ रासायनिक गुण और संरचना में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। आसान शब्दों में अगर याद करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में वह परिवर्तन है जिसमें पुराने पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं, और नए पदार्थ क्या होते हैं, बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, नए पदार्थ का निर्माण होगा और ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, गैस भी निकलता है, अवक्षेप भी बनता है, और सॉरी दोस्तों कहाँ पहुंची, हाँ, और क्या होता है दोस्तों, रंग में परिवर्तन आ जाता है। क्या होता है, रंगों में परिवर्तन आ जाता है अगर रासायनिक अपक्रिया होती है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। और अगर हम देखा जाए तो रासायनिक अपक्रिया में जो क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद। इस अपक्रिया में समझ सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जिंक क्रिया कर रहा है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और बना क्या रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। तीर के उधर यानी
दाईं तरफ बनने वाला उत्पाद है, और बाईं तरफ वाला क्या है दोस्तों, बाईं तरफ वाला आपका क्या है, अभिकारक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि अभिकारक अपक्रिया के बाईं तरफ वाला होता है, अपक्रिया के दाईं तरफ वाला क्या होता है, उत्पाद होता है। इसको आगे हम और डिटेल में समझेंगे, अभी चलते हैं दोस्तों। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण या अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ है, आप चाहे तो सही भी कर सकते हैं, अभिकारक है। और इसमें देखेंगे कि अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या होते हैं, मूल पदार्थ होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में जो क्रिया करते हैं वही मूल पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक हैं। और यह तीर के कहाँ होता है, यह तीर के कहाँ होता है, बाईं ओर लिखे जाते हैं, जबकि उत्पाद तीर के कहाँ होते हैं, दाईं ओर लिखे जाते हैं। और इसमें अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला क्या होता है, नया पदार्थ क्या होता है, उत्पाद। में पीछे पढ़ा चुका हूं आप लोग को कि जो नया पदार्थ बनेगा अपक्रिया होने के बाद वही उत्पाद है, जो क्रिया करेगा वही क्या है, अभिकारक। यहाँ नीचे देखिए आप दोस्तों एग्जाम्पल समझ सकते हैं, अभिकारक के उदाहरण इधर वाला है और उत्पाद का उदाहरण इधर वाला है। चलिए दोस्तों, अगला है रासायनिक अपक्रिया क्या है, तो ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, बस एक बार रिकॉल करूंगा तेजी से कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। अगर दोस्तों जो भोजन पचता है हमारे शरीर में, हमारे पेट में, तो भोजन जब पच जाता है तो क्या पुनर्वस्था में आ सकता है, संभव नहीं है। यानी पाचन जो है क्या है, रासायनिक अपक्रिया। लोहे पर जंग क्या है, रासायनिक अपक्रिया। दूध से दही क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का क्या करें, निर्माण करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। और यह प्रक्रिया उल्टी नहीं जा सकती, मतलब दोबारा पुनर्वस्था में नहीं प्राप्त हो सकती। बस याद रखने के लिए, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कितने नए पदार्थ का निर्माण करें, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रासायनिक अपक्रिया में क्या होगा, गैसों का उत्सर्जन होता है, ताप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और रंग में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता है, और अवस्था में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये अपक्रिया के क्या है, कुछ प्रमुख संकेत हैं। अगर गैसों का उत्सर्जन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ताप में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। या रंग में परिवर्तन हो रहा है तो आप समझ सकते हैं रासायनिक। ये सब क्या है, एक तरह से उदाहरण है, एक तरह से संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है कि रासायनिक समीकरण यानी विज्ञान की भाषा। विज्ञान को, भाषा को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम जिन चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा दर्शाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। एक बार दोस्तों सबसे दोबारा सुनेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को जिन चिन्हों या प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे हम देखेंगे कि हम मैग्नीशियम को Mg से दिखाए हैं, और आपको यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीजन को हमने किससे दिखाया, O2 से दिखाया। मैग्नीशियम को हम किससे दिखाया, Mg से। जबकि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे दिखाया, MgO से। तो यहाँ पे चिन्हों द्वारा दिखाया गया है, और यही रूप जो है इसका पूरा रूप क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा कि अभिकारक यहाँ फिर से है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, उत्पाद है। तो अभिकारक जो होगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। और तीर अभिक्रिया की दिशा बताता है। उत्पाद बनने वाला क्या होता है, नया पदार्थ होता है। आगे बढ़ेंगे। संतुलित संतुलन की आवश्यकता, संतुलन की आवश्यकता। दोस्तों संतुलन की आवश्यकता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि दोस्तों कि कोई पदार्थ जो होता है उसका द्रव्यमान ना तो नष्ट हो सकता है और ना ही उत्पन्न हो सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, बदल जाता है। यानी उसका रूप बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि इसका द्रव्यमान जितना था इसका द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। यानी अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के क्या है, बराबर है। लेकिन इनका रंग बदल गया, रूप बदल गया, लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं बदला। इसलिए इसलिए आप देखेंगे तीर के दोनों ओर का हर तत्व परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए दोस्तों। समीकरण को संतुलित करने के लिए आप देखेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, इसमें आप देखेंगे इस क्रिया में Fe यहाँ 1 है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो कितना है, 3 है। यहाँ देखेंगे H कितना है, सॉरी, यहाँ देखेंगे तो H कितना है, 2 है। यहाँ पे देखेंगे H बैलेंस है, यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि H बैलेंस है। जबकि ऑक्सीजन का देखेंगे कि कितना है, 1 और 4 है, यानी बैलेंस नहीं है। नीचे वाले समीकरण में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 Fe है, तो इधर भी 3 Fe है। यहाँ देख रहे होंगे आप, इधर भी 3 Fe है।
और यहाँ देखेंगे एच कितना है, 4 दूना 8 है, तो यहाँ भी एच कितना है, 4 दूना, और ओ कितना है, यहाँ भी 4 है, और इधर भी देखेंगे 4 H2 के लिए भी है और ओ के लिए भी, यानी बैलेंस है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित अपक्रिया, तो संतुलित समीकरण। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। दोस्तों रासायनिक अपक्रिया के प्रकार से हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और तब तक यहीं तक पढ़िए और एक बार रिवाइज करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार दोस्तों।